नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे और आज की चर्चा का विषय है पाश्चात्य अनुवाद चिंतक नायडा और कैटफर्ड। आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे प्रमुख मुद्दे हैं नायडा के अनुवाद सिद्धांत और उनकी स्थापनाएं तथा कैटफर्ड के अनुवाद सिद्धांत और उनकी प्रमुख स्थापनाएं। तो चर्चा का आरंभ करते हैं नायडा के अनुवाद सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं। यूजिन नायडा एक महत्वपूर्ण अनुवाद चिंतक विचारक रहे हैं। इन्होंने अनुवाद को एक नए ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया और उसे एक वैज्ञानिक कृत्य बताया। ये साइंस के रूप में इसको स्थापित करने वाले थे, ट्रांसलेशन एज ए साइंस। तो उन्होंने कहा कि अनुवाद एक विज्ञान है, विज्ञान के रूप में अनुवाद की व्याख्या की। सारांशतः कह सकते हैं ट्रांसलेशन इज ए साइंस, ये उनकी मान्यता। अब ये अचरज की बात हो सकती है कि अनुवाद को वैज्ञानिकों कहा नायडा ने। उसके पीछे उनकी कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं, स्थापनाएं हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अनुवाद को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास। उनकी पुस्तक ही प्रकाशित हुई 1964 में, टुवर्ड्स ए साइंस ऑफ ट्रांसलेशन, टुवर्ड्स ए साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग। उनकी पुस्तक का शीर्षक है टुवर्ड्स ए साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग, यानी अनुवाद के रूप में विज्ञान की दिशा, अनुवाद के रूप में विज्ञान की दिशा, इस संदर्भ में उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की और अनुवाद का विश्लेषण। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अनुवाद क्या करता है। तो अनुवाद एक व्यवस्थित ढंग से किया जाने वाला कार्य है। इट इज एन एक्ट टू बी अंडरटेकन साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से किया जाने वाला कार्य अनुवाद है। अब ये वैज्ञानिक क्यों है? वैज्ञानिक इसलिए है कि जैसे विज्ञान में व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक रूप में कार्य किया जाता है, उसी संदर्भ में अनुवाद में भी कार्य होता है। इसको देखने की जरूरत है, देखने की आवश्यकता है। विज्ञान की एक दूसरी विशेषता क्या होती है कि इसके कुछ आउटपुट होते हैं, इसके कुछ सीधे परिणाम दिखाई देते हैं। ये गतिविधि ऐसे दिखाई देती है कि जैसे एक व्यवस्था है और व्यवस्था में एक साइंटिफिक टेम्पर की जब बात की जाती है, साइंटिफिक अप्रोच की बात की जाती है, उसी तरह से अनुवाद करने में भी जब वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति से जब कार्य किया जाता है, तब अनुवाद का जो कार्य सामने आता है वो विज्ञान के रूप में कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। फिर उन्होंने बताने की क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले ये कि उनका जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो समतुल्यता का सिद्धांत है। बल्कि यूं कहें कि अगर नायडा की महत्वपूर्ण मान्यता कोई है तो वह है समतुल्यता की स्थापना, यानी इक्विवेलेंस थियरी ऑफ ट्रांसलेशन। इक्विवेलेंस थियरी ऑफ ट्रांसलेशन के कारण ही नायडा चर्चित हुए और विख्यात हुए, और इसके पहले कि वो इक्विवेलेंस को स्थापित कर पाते, उन्होंने विज्ञान के रूप में अनुवाद की व्याख्या की। बाइबल के ट्रांसलेशन के बाद ये उनकी स्थापनाएं थी, और इस तरह से कह सकते हैं कि अनुवाद एक व्यवहारिक कार्य भी उन्होंने किया और उसका एक सैद्धांतिक निर्माण भी किया, सिद्धांत निरूपण भी किया। थियराइजेशन ऑफ ट्रांसलेशन, उसको बताने की कोशिश की। अब वो बताते हैं कि क्या होगा, ये कैसे ये संभव है, कैसे किया जाता है, इक्विवेलेंस कैसे लाया जाएगा। तब वो कहते हैं कि दो तरह के इक्विवेलेंस होते हैं। इक्विवेलेंस लाया कहाँ जाना चाहिए? अनुवाद के विद्यार्थियों को अलग से बार बार रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है कि एक सोर्स लैंग्वेज होता है, एक टारगेट लैंग्वेज होता है।
यानी एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में कैसे रूपांतरित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, यही कार्यवाही अनुवादक की मुख्य कार्यवाही होती है। ये जो एक्टिविटी है ये ट्रांसलेशन के पूरे परिप्रेक्ष्य में प्रमुखता से और लगातार सक्रिय रूप से दिखाई देती है। अनुवादक की भूमिका और इसकी गुणवत्ता की पहचान भी इसी कार्य के आधार पर किया जाता है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज तक कैसे पहुंचाया जाए, ये अनुवाद की परीक्षा तो है ही, अनुवादक की भी परीक्षा है। और इस कार्य के लिए वे क्या कहते हैं, वे बताते हैं कि क्लोजेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस खोजना चाहिए। तो क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग कैसे लाई जा सकती है, वो इक्विवेलेंस से लाई जा सकती है। यानी वे ये तो मानते हैं कि पूरी तरह से परफेक्ट ट्रांसलेशन जैसी कोई चीज हो नहीं सकती। पूर्ण अनुवाद, एब्सोल्यूट ट्रांसलेशन और उसके बाद कोई अनुवाद को चुनौती न दी जा सके, उस अनुवाद के बाद कोई विचार भी नहीं हो सके, अंतिम अनुवाद और पूर्ण अनुवाद जैसी कोई चीज होती नहीं। फिर क्या होता है, फिर यूजिन नायडर स्पष्ट रूप से मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो अर्थ रूपांतरण होता है, अर्थ की भाषा से दूसरी भाषा में पहुंचाया जाता है, इस प्रक्रिया में जो मुख्य बात होती है वो होती है क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग। क्लोजेस्ट कंटेंट के तौर पर भी और फॉर्म के तौर पर भी, यानी अंतर्वस्तु के स्तर पर भी और रूप के स्तर पर भी। ये जब कर लिया जाएगा तब अनुवाद अच्छा अनुवाद माना जाएगा, श्रेष्ठ अनुवाद माना जाएगा, सफल अनुवाद माना जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये कोई विचारक नहीं बताता है और बताना भी नहीं चाहिए कि कोई अंतिम अनुवाद होगा, कोई पूर्ण अनुवाद होगा। तो जब वे क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग की बात करते हैं तो उनका अर्थ यही होता है, निकटतम समानार्थक शब्द खोज करके और उसके बाद निकटतम समानार्थक अर्थ वाला शब्द उस जो अनुदित वाक्य है उसमें अनुदित पाठ के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब जब वे दो रूपों में इक्विवेलेंस को डिफाइन करते हैं, यानी समतुल्यता के दो प्रकार बताते हैं। पहली बात ये कि औपचारिक समतुल्यता, फॉर्मल इक्विवेलेंस, और दूसरी डायनामिक इक्विवेलेंस, गत्यात्मक समतुल्यता। तो ये जो फॉर्मल इक्विवेलेंस है ये क्या करता है, तो वो कहते हैं कि इसका मुख्य बल इस पर होता है, इस पर जोर दिया जाता है कि ये जो इक्विवेलेंट टर्म खोजे जाएं, समानार्थक शब्द खोजे जाएं, समतुल्यता बोधक शब्द खोजे जाएं लक्ष्य भाषा में, उस समय ये सावधानी बरती जानी चाहिए कि कैसे जो है ये जो चुना गया शब्द है वो पूरी तरह से व्यक्त अर्थ प्रस्तुत कर दे, वहां रूपांतरित कर दे। और इसके लिए लक्ष्य किस बात पर होना चाहिए, लक्ष्य इस बात पर होना चाहिए कि वो उसमें जो कंटेंट है और फॉर्म है दोनों पर बल दिया जाना चाहिए कि जहां तक हो सके वो उसको व्यक्त कर सके, यानी फाइडेलिटी होनी चाहिए, मूल पाठ के प्रति निष्ठा। ये फॉर्मल इक्विवेलेंस की कहानी है। लेकिन जो डायनामिक इक्विवेलेंस है, ये असल में डायनामिक इक्विवेलेंस ये नहीं है कि वो कोई बिल्कुल नई मांग करता है। किसी भी स्तर पर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि अर्थ को पूरी तरह से मूल पाठ से पृथक कर दिया जाए, भिन्न कर दिया जाए, लेकिन ये जरूर देखना होता है कि इसका जो पूरा कारोबार है वो उसका मुख्य बल किस पर जाना चाहिए। उसका मुख्य बल इस बात पर होना चाहिए कि कैसे जो है शब्द, शब्दात्मकता पर उसमें कम बल दिया जाए, लिटरलिज्म पर कम ध्यान दिया जाए। लिटरलिज्म जब उसमें नहीं रहेगा तो अच्छा अनुवाद हो सकता है, और जबकि फॉर्मल इक्विवेलेंस में लिटरलिज्म ज्यादा दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से देखने का ये जो मुख्य आधार है वो नायडा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि नहीं, मुख्य सरोकार जो डायनामिक इक्विवेलेंस है उसमें इस बात पर होना चाहिए कि शब्द तो भिन्न हो सकते हैं
शब्द के आधार पर ना तोला जाए, बल्कि उस प्रक्रिया में ये देखा जाए कि कैसे उसमें एक गत्यात्मकता आई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि नया पाठ रचते समय ये ना हो जाए कि जो मूल पाठ है उससे वो पूर्णतः भिन्न हो जाए। अब तीसरी जो उनकी मुख्य बात है अनुवाद प्रक्रिया की। अनुवाद प्रक्रिया वो बताते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस 3 स्तरों पर गुजरता है, 3 सोपान उसके होते हैं। अनुवाद प्रक्रिया मतलब अनुवाद कैसे किया जाता है, प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो प्रोसेस के लिए एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन, 3 चरण हैं। और वो प्रक्रिया के वो विभिन्न सोपान हैं। वो पहले क्या कहते हैं, एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाता है, फिर ट्रांसफर किया जाता है, अंतरण किया जाता है, फिर रीइंस्टीट्यूशन किया जाता है यानी पुनर्गठन किया जाता है। तो इस स्तर पर वो बताने की कोशिश करते हैं कि अनुवाद में पहले मूल पाठ को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सा समानार्थक अर्थ हो सकता है, समतुल्यता कहाँ स्थापित हो सकती है, कैसे हम इसको देखें, कैसे इसको समझें। और पाठ का एक तरह से विश्लेषण होता है उसके शब्द के और वाक्य विन्यास के स्तर पर और कर्ता कर्म क्रिया के रूपों के स्तर पर। इस तरह से जब विश्लेषण कर लिया जाता है तब अंतरण करने की कोशिश की जाती है लक्ष्य भाषा के पाठ। और इस अंतरण की प्रक्रिया में एक नया पाठ बनकर के आता है तो उसका पुनर्गठन कर दिया जाता है। तो इस तरह से अनुवाद की प्रक्रिया जो नायडा प्रस्तावित करते हैं वो 3 चरणों से होकर के गुजरती है। तो अभी हमने नायडा के सिद्धांतों की बात की। अब मैं चर्चा करता हूँ कैटफर्ड के अनुवाद सिद्धांत के विषय में। कैटफर्ड भी मूलतः भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनुवाद को समझने वाले व्याख्याता रहे हैं। और कैटफर्ड की जो पुस्तक है लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन, ये भी एक रोचक पुस्तक है और इसका जो मुख्य आधार है कि भाषा वैज्ञानिक नजरिए से कैसे अनुवाद को देखा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे इसका विश्लेषण किया जाए। और इनकी जो मूल स्थापना है वो है अंतरण का सिद्धांत यानी शिफ्ट थियरी ऑफ ट्रांसलेशन। शिफ्ट कैसे किया जाता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जब अर्थ का अंतरण कर दिया जाता है तो अंतरण इनके लिए ट्रांसफर नहीं है, अंतरण इनके लिए शिफ्ट है। शिफ्ट कैसे किया जा सकता है कि पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए, इसकी व्याख्या समझने की जरूरत है, इसकी व्याख्या को रेखांकित करने की जरूरत है। तो शिफ्ट में डिपार्चर की बात करते हैं। शिफ्ट को डिफाइन करते हुए कहते हैं डिपार्चर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग, मतलब कि जो समानार्थक या संवाद परक जो अर्थ है उसको मूल भाषा से उठा करके हम कहाँ रखने की कोशिश करेंगे, लक्ष्य भाषा में। ये लक्ष्य भाषा तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया कैसे बनती है। अब जब मैं इनके साथ शिफ्ट थियरी ऑफ ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो है समतुल्यता के स्वरूप को नहीं मानते, ये इक्विवेलेंस को नहीं मानते, ये भी इक्विवेलेंस को मानते हैं, लेकिन इस इक्विवेलेंस के साथ साथ उनका सरोकार इस बात पर भी है कि कैसे जो है ये देखा जाए, कैसे ये समझा जाए कि शिफ्ट की प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ मीनिंग, कैसे जो है मूल सरोकार बना रहे, कैसे मूल भावना और मूल पाठ के साथ कोई व्यतिरेक न आए, कैसे कोई ये विश्लेषण की प्रक्रिया सही तरह से घटित हो, इसको समझने की जरूरत है। और व्यतिरेक ये क्या होता है, कंट्रास्टिव एनालिसिस के माध्यम से जब दोनों भाषाओं के वाक्य विन्यास, शब्द प्रकृति इत्यादि का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम एक नए निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उस पूरी प्रक्रिया में हम बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वास्तव में अनुवाद किस ढंग से प्रस्तुत हुआ है और वहाँ कैसे प्रकट हुआ है। तो इसको इन्होंने शिफ्ट थियरी ऑफ ट्रांसलेशन को उन्होंने 2 स्तरों पर विभाजित किया है। पहले वो कहते हैं लेवल शिफ्ट होता है, फिर दूसरे स्तर पर कहते हैं कि कैटेगरी शिफ्ट होता है। अब लेवल शिफ्ट क्या है, लेवल को कह सकते हैं स्तरगत परिवर्तन या स्तरगत अंतरण, और कैटेगरी शिफ्ट को हम श्रेणीगत अंतरण कह सकते हैं। तो लेवल शिफ्ट को किस रूप में हम
देखने की कोशिश करें। तो इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि रिलेशनशिप टू दी सम सेम सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप टू दी सेम सब्सटेंस, यानी ऐसी स्थिति बनाई जाए कि वही संबंध जो मूल पाठ में है, उसके मूल निहित आशय में है, उसी सब्सटेंस को जारी रखते हुए कैसे लक्ष्य भाषा के पाठ तक पहुंचाया जाए, यानी उसके मूल आशय से छेड़छाड़ किए बिना कैसे सब्सटेंस के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए और कैसे उसके साथ सरोकार बनाया जाए। अब इसको इस रूप में देखने की कोशिश करें कि एक भाषिक स्तर से जब दूसरे भाषिक स्तर पर अंतरण होता है, तब उसको हम सरगत अंतरण कह सकते हैं, यानी लेवल शिफ्ट कह सकते हैं। स्वयं कैटफर्ड के शब्दों का उल्लेख करते हुए अगर मैं कहूँ तो क्या है, ये सोर्स लैंग्वेज आइटम एट वन लिंग्विस्टिक लेवल हैज ए टारगेट लैंग्वेज ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट एट ए डिफरेंट लेवल। क्या करते हैं कि सोर्स लैंग्वेज, स्रोत भाषा की कोई चीज है, वो एक भाषिक स्तर पर, एक भाषा के स्तर पर उसका स्तर जो है, वो उसका जो समानार्थक बोध वाला शब्द है वो दूसरी भाषा के स्तर से भिन्न है, वो एक जैसा हो ही नहीं सकता, यानी ये लेवल ही डिफरेंट है। एक भाषा का जो स्तर है वो दूसरी भाषा का स्तर बन ही नहीं सकता है, तो इसमें लेवल शिफ्ट करने की जरूरत है। और लेवल शिफ्ट करते समय हम ये ध्यान रखें कि कैसे हम उसके जो लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं उसको सस्टेन कर सकें, उसको बनाए रख सकें, उसको कायम रख सकें, उससे भिन्नता ना हो सके, और कैसे हम सुरक्षित रख सकें कि नहीं, जो एक श्रेणी के स्तर, एक लेवल पर है, एक स्तर पर है, वो दूसरे स्तर पर भी पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए और इस शिफ्टिंग प्रोसेस में कोई डिपार्चर ना हो, कोई डैमेज ना हो, यानी कोई विखंडन ना हो और कोई विचलन ना हो। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से सुनियोजित ढंग से होनी चाहिए, अच्छी तरह से सार्थक ढंग से होनी चाहिए कि इसमें कोई भ्रम ना रहे, कोई मतभेद न रहे, कोई कठिनाई नहीं। अब दूसरी जो उनकी स्थिति है, जो दूसरा श्रेणीकरण विभाजन उन्होंने किया है, वो है कैटेगरी शिफ्ट। कैटेगरी शिफ्ट क्या होता है? कैटेगरी शिफ्ट यानी श्रेणीगत जो अंतरण है या श्रेणीगत परिवर्तन है, उसमें हम ये देखने की कोशिश करें कि कैसे जो कैटेगरी शिफ्ट है वो बिना औपचारिक संवाद के कैसे हम देखते हैं कि यानी फॉर्मल इक्विवेलेंस के बिना कोई जो है कैटेगरी शिफ्ट हो ही नहीं सकते। तो अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं टू सम डिग्री और द अदर देयर हैज टू बी ए फॉर्मल इक्विवेलेंस इन बोथ द लैंग्वेजेस, अनलेस अदरवाइज इट कैन बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड। तो इस संदर्भ में वो बताते हुए कहते हैं कि बिना औपचारिक संवाद के, बिना फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस के, बिना फॉर्मल इक्विवेलेंस के श्रेणीगत जो परिवर्तन है वो संभव ही नहीं है, वो किया ही नहीं जा सकता है और उसकी चर्चा करना निरर्थक है। इट इज मीनिंगलेस टू डिस्कस एनी कैटेगरी शिफ्ट विदाउट डिस्कसिंग फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस और इक्विवेलेंस। ये कहना है कैटफर्ड का। कैटफर्ड के इस मत को हम दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें कि जो श्रेणीगत अंतरण है, ये जो कैटेगरी शिफ्ट है, वो किस रूप में होता है। तो उन्होंने कई इसके आयाम बताए हैं। पहला स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? यानी संरचनागत अंतरण होता है और वाक्य संरचना के स्तर पर ये अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखने की आवश्यकता है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया जाए। और असल में ये जो है अदर रैंक, दूसरे भिन्न रैंक का होता है, भिन्न स्तर का होता है, भिन्न श्रेणी का होता है और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ये पहुंच जाता है। तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट
और दूसरा है क्लास शिफ्ट। क्लास शिफ्ट क्या है कि ये ग्रुप बदल दिया जाता है, यानी जैसे एक भाषा की संरचना में एक समूह है, एक ग्रुप है, उसको देखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और तीसरा है यूनिट शिफ्ट, और यूनिट शिफ्ट मतलब चेंज ऑफ रैंक, इसमें चेंज ऑफ रैंक हो जाता है। और चौथा है इंट्रा सिस्टम शिफ्ट, यानी अपनी व्यवस्था के भीतर ही एक परिवर्तन हो जाता है, अंतरण होता है, इसको समझने की, जानने की जरूरत है। तो संक्षेप में अभी हमने चर्चा की पाश्चात्य अनुवाद चिंतक नायडा और कैटफर्ड। नायडा और कैटफर्ड के अनुवाद संबंधी सिद्धांतों और उनकी प्रस्तावनाओं के बारे में हमने जानकारी दी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, ये आपके लिए अच्छी रही होगी। धन्यवाद।